हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जिग जैग जीके। स्वागत है आपका जीके की दुनिया में जिसका नाम है जिग जैग जीके। तो फ्रेंड्स, जो चैनल पर नए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज ना हम लोग अपन जो लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, ये यानी बायोलॉजी का हमारा पहला लेक्चर जो है आज हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जो ये लेक्चर रहेगी ना, एग्ज़ाम बेस्ड रहेगी, यानी जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मैं आपको वही सब ही बताऊँगा। तो ध्यान से वीडियो को देखिए, चीज़ों को समझिए, समझ के पढ़िएगा दोस्तों, को हमेशा के लिए याद रहेगा। रटना नहीं है, कभी भी रट के पढ़ना नहीं है दोस्तों। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो हमारा बायोलॉजी लेक्चर 3, जो बायोलॉजी लेक्चर 3 में हमारा जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जंतु जगत का वर्गीकरण। ये जो है बायोलॉजी का हमारा पहला चैप्टर है। तो जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण के बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल में जान लेते हैं कि फादर ऑफ क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण का पिता कार्ल लिनियस को कहा जाता है, क्योंकि कार्ल लिनियस ने 1758 ईस्वी में जंतुओं एवं पौधों दोनों का क्या किया था, वर्गीकरण किया था। इसलिए याद रखिएगा दोस्तों, ये नाम कार्ल लिनियस जो फादर ऑफ क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। इन्होंने कब किया था, कई बार एग्जाम में ये डेट या फिर ईयर भी पूछ ली जाती है। तो 1758 ईस्वी में वर्गीकरण किया था। इन्होंने जो वर्गीकरण किया था ना, उन्हें टू किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, यानी कहने का अर्थ है कि द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया था। दोस्तों, द्विनाम पद्धति में जैसे इन्होंने पौधों एवं जंतु दोनों के बारे में वर्गीकरण किया था। जो कार्ल लिनियस ने जो पौधों के बारे में बताया था उसके डिटेल हम लोग बाद में करेंगे। तो अभी फ़िलहाल ये हम लोग को याद रखनी है कि जो कार्ल लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, उनमें से पहला प्लांट में था और दूसरा हमारा एनिमल में था। चीज़ों को समझिए, ज़्यादा आप लोग को मैं नहीं बताऊंगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा। चलिए बढ़ते हैं और देखिए अगला हमारा है कि कार्ल लिनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इनके द्वारा दी गई पद्धति कुछ इस तरह से है। तो इनके द्वारा जो दी गई पद्धति थी वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 ऐसी चीज़ों पर टिकी थी जिसके कारण ये सफल हो पाई। यानी कि ये याद रखिएगा दोस्तों, इनका जो क्रम है कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जो पद्धति प्रचलित थी उनमें से जो पहला था वो था जगत यानी किंगडम के बारे में, दूसरा संघ फाइलम, और तीसरा था वर्ग यानी क्लास, चौथा था गण यानी ऑर्डर, और अपन का जो पांचवा और छठा था वो जाति, वंश और कुल। ये सातों जो थी उन्होंने की थी। दोस्तों, ये जो सातों है, जो कौन सा क्रम में कौन सा नंबर पर क्या आता है कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका जो है क्रम आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। और द्विनाम पद्धति, जैसे कि कार्ल लिनियस ने द्विनाम पद्धति को दिया था, तो उसका जो अर्थ होता है वो अगर हम किसी जाति को बुलाएंगे, यानी किसी जाति का मान लीजिए कोई नाम हो गया, अगर किसी जाति को हम बुलाएंगे तो उसे किस नाम से बुलाएंगे, ये जो है ना कार्ल लिनियस द्वारा दिखाया गया था। जो उसके लिए पौधे एवं जंतु को दिखाया गया। इसी को हम लोग बायोनोमिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये याद रखिएगा दोस्तों। इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लें तो मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो होमो सेपियंस है। यानी इस लैटिन शब्द में होमो का अर्थ होता है वंश और सेपियंस यानी सेपियंस का अर्थ होता है जीनस यानी वंश। याद रखिएगा दोस्तों कि जो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है वो होमो सेपियंस है और यह एक लैटिन शब्द है। और होमो का अर्थ होता है जाति और सेपियंस का अर्थ होता है जीनस यानी कि वंश। मैं उसी तरह से बताना चाहूँगा दोस्तों कि इसके कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं
वो ध्यान में रखिएगा कि जो होमो सेपियंस वर्ड है यानी मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है उसमें जो एच रहता है वो कैपिटल में तथा एस जो रहता है वो हमेशा स्मॉल वर्ड में होती है, और ये जो वर्ड होती है अलग अलग अंडरलाइन में होती है। अब हम लोग बात करते हैं, अगला हमारा है जंतु जगत का वर्गीकरण यानी द्विनाम यानी टू किंगडम क्लासिफिकेशन का हमारा जो पहला क्लासिफिकेशन है वह है जंतु जगत का वर्गीकरण। तो दोस्तों जो जंतु जगत का वर्गीकरण दिया गया था वो दिया गया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल लिनियस द्वारा, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन अर्न हकेल 1984 ईस्वी में से दिया गया। इसके तहत तीन जो थे वो थे, पहला नंबर पर प्लांट, दूसरा एनिमल और तीसरा प्रोटेस्टा। यानी अर्न हकेल ने जो 1894 ईस्वी में जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की उनमें से उसने ये भी बताया कि जो प्रोटेस्टा है ना वो भी एक जीव है, यानी कि वो भी एक किंगडम है, वो भी एक प्लांट और एनिमल की भांति व्यवहार करती है। और कब इन्होंने दिया था, ये दिया था 1894 में। तो इसको आप लोग को याद कर लेना है। अगला जो हमारा है वो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन यानी रॉबर्ट विटेकर 1959। जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दी गई थी वो रॉबर्ट विटेकर ने दी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो हम लोग आगे अध्ययन करने वाले हैं वो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ही होगी। चलिए हम लोग चलते हैं आगे, थोड़ा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। तो जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में जो हमारा पहला जो आता है वो है प्रोटेस्टा, दूसरा मोनेरा, तीसरा फंजाई, चौथा एनिमल और पांचवा तो आप लोग जानते हैं प्लांट। तो दोस्तों जो रॉबर्ट विटेकर था उन्होंने 1959 में ये पांच किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, और हम लोग को भी यही पांच किंगडम क्लासिफिकेशन यानी जंतु के वो पांच वर्गीकरण को ध्यान से पढ़ना है। और एक खास बात दोस्तों कि एक नया जो था थ्री डेमोन क्लासिफिकेशन जो कार्ल वॉज ने 1977 में दिया था, यानी उनके तहत जो पहला क्लासिफिकेशन था वो था बैक्टीरिया, दूसरा था आर्की, तीसरा था यूकेरिया। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि डेमोन क्लासिफिकेशन और सिर्फ क्लासिफिकेशन ये दोनों अलग है। तो जो डेमोन क्लासिफिकेशन अगर पूछा जाता है तो उसमें आपको कार्ल बॉयज ही मारना है जो 1977 में उसने किया था। और क्लासिफिकेशन में जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, तो उसको आपको देखना है एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, ना कि गलत नहीं कीजिएगा। नोट में देखिए दोस्तों लिखा है कि वर्गीकरण तो बहुत सारे हुए थे लेकिन हमें पांच किस्मों को ही पढ़ना है, यानी जो रॉबर्ट विटेकर ने दिया था उसी को हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि 9 और 10 के सिलेबस से हमारा जो एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तो हम लोग उसी सिलेबस के तहत पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं क्लासिफिकेशन की अध्ययन करनी है। तो जानते हैं कि किंगडम क्लासिफिकेशन यानी जो रॉबर्ट विटेकर ने 1959 में दिया था वो पहला हमारा था बैक्टीरिया यानी मोनेरा, दूसरा था प्रोटेस्टा, तीसरा था फंजाई यानी कवक, और चौथा था हमारा प्लांट यानी पौधा, और पांचवा जो हमारा था वो था एनिमल यानी जंतु। तो दोस्तों याद रखिएगा कि आर विटेकर ने जिस बेसिस पे ये पांच किंगडम क्लासिफिकेशन किया था वह जिससे ये सफल साबित हुआ वो निम्न है। आगे देखिएगा दोस्तों कि जो निम्न में से था उन्होंने पहले जो सेल कोशिका था उसका पता लगाया और उसके बारे में बताया कि कोशिका जो है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात उसमें यह थी कि दोस्तों कि उन्होंने ये बताया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, अर्थात प्रोकैरियोटिक का अर्थ है कि पहले से जिसमें केंद्रक ना हो, और यूकैरियोटिक का अर्थ है एकदम नया, यानी कि कहने का अर्थ है कि दोस्तों कि जो प्रोकैरियोटिक में है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है। और यूकैरियोटिक है जो एकदम नया है, इसको आप लोग आराम से समझिए। और डिवीजन ऑफ लेबर यानी उन्होंने बंटवारा जो किया था ना वो खास था। रॉबर्ट विटेकर के वर्गीकरण में जो बंटवारा था वो बहुत ही खास था। अगर अगला हमारा है
न्यूट्रिशन के आधार पर भी उन्होंने यह सफल पाई थी। न्यूट्रिशन यानी स्वयंपोषी और विषमपोषी के बारे में अगर हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लें तो अच्छा होगा, तो आप लोग डिटेल को आसानी से समझिए। यानी दोस्तों आइए अब हम डिटेल जानते हैं और पांचों किंगडम को। तो जो हमारा पहला किंगडम था मोनेरा यानी बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया को पहले हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, बैक्टीरिया यानी मोनेरा को समझने के लिए हम दो चीज़ों को समझेंगे जिसे हम मोनेरा को आसानी से समझ सकते हैं। पहला चीज़ ये था दोस्तों कि यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय जीव, यानी कि उसके शरीर में केवल एक ही कोशिका हो, या फिर कही जाए तो वह सिर्फ एक ही कोशिका से बनी है। साथ में प्रोकैरियोटिक कोशिका बोले तो जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाई जाती है। अभी मैंने आपको ऊपर में बताया दोस्तों कि जो प्रोकैरियोटिक में है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस पाई जाती है। इसे पोषण के आधार पर भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे स्वयंपोषी, विषमपोषी, ये सारी हो सकती है। जो मोनेरा के जो उदाहरण है जो एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, तो ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। तो जो है ब्लू ग्रीन एल्गी और माइक्रोप्लाज्मा, ये जो है मोनेरा का सबसे इम्पोर्टेंट उदाहरण है। मैं आपको और एक बार बता दे रहा हूँ दोस्तों कि ब्लू ग्रीन एल्गी और माइक्रोप्लाज्मा ये मोनेरा के एक दो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं। चलिए बढ़ते हैं अपन और थोड़ा जान लेते हैं नोट, मतलब इसके बारे में कुछ खास चीज़ें कि जो हमारे पृथ्वी पर सबसे पहले जिसकी उत्पत्ति हुई थी, या कहे जो सबसे पहले पैदा हुई थी, या दुनिया समाप्त होने के बाद जो आखिरी चीज़ बच जाएगी ना, वो क्या होगी? मोनेरा होगी। ये नोट में है दोस्तों, आप लोग इसको याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने इसको खास तौर पे इसको ऐड किया है। और दूसरा पॉइंट दोस्तों कि जो मोनेरा है ये एक चम्मच में 1 मिलियन से भी ज़्यादा हो सकता है। और तीसरा पॉइंट यह है कि ये हर पॉसिबल जहाँ जीवन हो वहाँ पे यह क्या करता है? रह सकता है। चलिए अपन बढ़ते हैं और अगर अगला जो हमारा है दूसरा प्रोटिस्टा, थोड़ा प्रोटिस्टा के बारे में हम लोग जान जाते हैं। दोस्तों देखिए, कई प्रकार की वीडियो में आपको डायग्राम वगैरह से समझाते हैं, ठीक है डायग्राम ठीक है, लेकिन हम लोग को चीज़ों को समझेंगे तो हम लोग को डायग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में डायग्राम नहीं क्वेश्चन पूछी जाती है। तो चलिए हम लोग अपन स्टार्ट करते हैं और हमारा जो है अगला सेकेंड प्रोटिस्टा यानी प्रोटिस्टा के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो जो प्रोटिस्टा है इस जगत में यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय तथा यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित है, क्योंकि पादप एवं जंतु के बिना स्थित यूग्लिना इस जगत में है। और दूसरा पॉइंट यह है दोस्तों कि यह दो प्रकार की जीवन प्रदर्शित करता है। पहला कि सूर्य के प्रकाश में भी ये रह सकता है और प्रकाश के अभाव में भी यह रख सकता है। इसके जो कुछ एग्जाम्पल है उसे हम लोग देख सकते हैं। तो इसका जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो है यूनिसेलुलर एल्गी यानी एक कोशिकीय एल्गी, और दूसरा है शैवाल, और तीसरा है प्रोटोजोआ। तो ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मैं जितना भी एग्जाम्पल आपको बता दे रहा हूँ, ये एग्जाम्पल कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में पूछा है, वही मैंने आपको ऐड किया है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अपन और फंजाई के बारे में थोड़ा जानते हैं। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा। तो फंजाई यानी जो हमारा किंगडम का तीसरा जो वर्गीकरण था उसके बारे में जान लेते हैं। तो जो किंगडम यानी फंजाई जो है यह प्रायः मृतजीवी होता है। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आप लोग याद रखिएगा। दूसरा है कि जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है, मतलब जो ये मृतजीवी होता है और इनके द्वारा जो अवशोषण द्वारा जो है यहाँ पे क्या होता है? पोषण होता है। ये परजीवी होते हैं, अर्थात इन्हें भोजन के लिए मृतजीवी या सड़े गले या खराब चीज़ों की आवश्यकता होती है। कहने का अर्थ है दोस्तों कि ये क्या है? मृतजीवी पौधे, और इन्हें भोजन, अपना खुद का भोजन खाने के लिए किसी मृतजीवी या सड़े गले या खराब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों याद रखिएगा कि प्राय सभी कवक क्या है? ईटपोषी होते हैं। बोले तो जो जितने भी कवक है वो क्या होता है? इतरपोषी होते हैं। यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इतरपोषी है। हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा, इसकी कोशिका भित्ति में
काइटिन या फिर इसकी कोशिका भित्ति जो है काइटिन की बनी होती है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो कवक है या फंजाई है उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रखिएगा। थोड़ा एग्जाम्पल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जो इसका जो एग्जाम्पल है वो है खमीर और मशरूम। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि कुछ कवक प्रजातियाँ नीले हरे शैवाल के अस्थायी रूप से निर्भर संबंधों में रहते हैं, यानी ऐसे संबंधों को सहजीवन कहा जाता है। दूसरा हमारा है, इन सहजीवन रूपों को लाइकेन कहा जाता है, यानी कि लाइकेन पेड़ों की छाल में धीमी गति से बढ़ते हैं और बड़े रंगीन पेड़ के रूप में क्या है, देखा जाता है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा लेक्चर 3। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को ध्यान से पूछ करके देखिएगा और नोट करते जाइएगा। जहाँ पे समझ नहीं आ रही है कमेंट करके हमको बताइए कि यहाँ पे समझ में नहीं आ रही है। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो अच्छी लगी है तो, और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और क्या बोलेंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए, इस लॉकडाउन में घर में रहिए। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।